हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पीसीएस तथा आरओ एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। तो ये सभी स्टेट पीएससीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दिसंबर में है बीपीएससी का भी, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। और कहीं का भी इधर उधर का टेस्ट लगाने से बेहतर है कि यदि हम PYQ सॉल्व करें, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसे स्किप नहीं करिएगा। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग 6th चैप्टर मतलब कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के सभी चैप्टर को हम लोगों ने किया है, प्लेलिस्ट है सभी सब्जेक्ट की सेपरेट, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्यों का संघ मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट, इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो ये कहाँ से लिया गया है, जो भारत है, भारत पहली बात तो क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा और इसका उल्लेख भी किया गया कहाँ पे, संविधान में किया गया है, ठीक है। तो ये लिया कहाँ से गया है, ये प्रावधान लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के एक्ट से, ठीक है। तो भारत क्या होगा, एक राज्यों का संघ है और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब कि कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा। यूएसए और कनाडा में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, ये लिया गया है कनाडा से। और यदि पूछे कि भारत में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं यूएसए मतलब कि अमेरिका के संविधान में। और इसकी व्यवस्था है कि जो भारत है, भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। किसमें है, ये है आर्टिकल 1 क्लॉज ए में, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा एक सही है, सही बताना है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। तो क्या भारत एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, तो भारत बिल्कुल सही है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो पहला तो बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्या एक भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है, बिल्कुल ये भी सही है, ये तो हमारे प्रियम्बल में ही दिया गया है, ठीक है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके प्रियम्बल में ही तो बात करता है और ये एक लोकतांत्रिक समाज भी है। साथ में क्या है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये सारी विशेषताएं भारतीय स्टेट की है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कहा गया है कि भारत एक गणतंत्र है। तो भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है कि क्या सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है इसलिए भारत एक गणतंत्र है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्या इसलिए यह एक गणतंत्र है, ये भी नहीं है। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब कि वंशानुगत शासन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ब्रिटेन में है, ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वो हुआ वंशानुगत शासन। लेकिन क्या भारत में जो प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर है, क्या उनका बेटा ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, ठीक है। और गणतंत्र की व्यवस्था भारत में ली कहाँ से गई है, ये भी याद रखेंगे, ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। तो भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो भारत क्या, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। भारत में हर साल चुनाव होते हैं, हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तब 6 थे, लेकिन अभी टोटल यदि हम दिल्ली एनसीआर को भी काउंट करें तो टोटल कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। अगर यदि हम दिल्ली एनसीआर को नहीं काउंट करें तो कितने होंगे, 7 होंगे। तो ये याद रखेंगे। कौन कौन से हैं, इसमें आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अंडमान और निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को अब एक कर दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो कह रहा है कि पहला कौन सा स्टेट था जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये था बॉम्बे। तो बॉम्बे का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है, और इसे 2 राज्यों में बांटा गया था, एक बना था गुजरात और दूसरा बना था महाराष्ट्र। तो इनका गठन होता है, ठीक है, बॉम्बे को डिवाइड करके। कब बना था, 1 मई 1960 को। तो स्वतंत्रता कब मिलती है, 1947 को। तो सबसे पहला कौन सा बनता है, बॉम्बे को डिवाइड करके 2 स्टेट बनाए जाते हैं, गुजरात तथा महाराष्ट्र, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो जो हमारा संविधान है इसमें यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो भारतीय राज्य है उनको अलग होने का अधिकार नहीं है।
बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ही देखा कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। कहाँ से ली गई है ये व्यवस्था? कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि जो भारत के राज्य हैं उनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये नहीं कि गुजरात अलग हो गया कि नहीं हमें भारत में तो रहना ही नहीं है, यूपी का एक अलग हो गया, अलग संविधान बना लिया, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो एसके धर आयोग कमीशन था, इसने राज्यों के पुनर्गठन के भाषा के आधार की अपेक्षा इसने क्या दिया था? वरीयता, प्रशासनिक सुविधा की बात की थी। तो जो एसके धर आयोग था, इसने राज्यों के पुनर्गठन की बात करी, लेकिन इन्होंने भाषा को आधार नहीं बनाया पुनर्गठन के लिए, इन्होंने प्रशासनिक सुविधा की बात करी। तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। तो ये हो जाएगी जेवीपी कमेटी के नाम से याद रखिएगा, पूछा जाता है। इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी, ये राज्यों के पुनर्गठन में इन्होंने भाषाई के आधार पर पक्ष में नहीं थी। तो ये भी सही है। जेवीपी जो कमेटी का गठन होता है, ये भी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के आधार पर पक्ष में नहीं थे। तो इसके तीनों ही कथन सही हैं, तो इस लिस्ट में हो जाएगा ऑप्शन डी। तो संविधान का आर्टिकल फर्स्ट क्या कह रहा है कि भारत क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है कि जो भारतीय संघ है ये राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। या पूरा देश एक इकाई है जो कि विभिन्न स्टेट, मतलब कि अलग अलग स्टेट में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर डिवाइड है, ठीक है। इसी कारण क्या है कि राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। और एसके धर कमेटी तथा जेवीपी कमेटी, ठीक है, इन दोनों ने ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार किया था। स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार किया था। क्वेश्चन स्वीकार करके स्टेटमेंट में दे सकता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत संघ नहीं है, बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने देखा, दो क्वेश्चन देखे इसके, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, तो भारत संघ नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी गलत है, पहला कथन। दूसरा ये कह रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, कोई भी स्टेट है उसकी क्षेत्र, उसकी सीमा मतलब बाउंड्री, उसका नाम, उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल सही है। यदि कोई भी स्टेट लाइक यूपी है, यदि हमें इसके सीमा में, इसके क्षेत्र में और इसके नाम में यदि यूपी का कोई नाम चेंज करके कुछ और करना है, तो इसके लिए हमें यूपी के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही यूपी के सीएम, ना ही राज्यपाल की, ठीक है। इसके लिए जो इसका नाम और इसकी सीमा और क्षेत्र की परिवर्तन करने की जो शक्ति है, किसके पास है? संघीय संसद के पास है। और क्या है वो? यूपी के बिना सहमति के भी संघीय संसद इसके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। कारण बिल्कुल सही है, लेकिन कथन गलत है। तो यदि आर्टिकल फर्स्ट क्लॉज 1 में पहले से ही कहा गया है क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। और आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है, मतलब कि संसद, संसद में आता कौन है? इसमें शामिल है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस कौन? प्रेसिडेंट। ये तीनों से मिलकर बनती है क्या? संसद। तो जो संसद है, यदि वो चाहे तो नए राज्य का निर्माण और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र, उनकी सीमाओं या फिर उनके नाम में परिवर्तन करना चाहे, तो उसकी शक्ति किसको है? ये पार्लियामेंट को है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। और संविधान ने संसद को यह शक्ति भी दी है कि वह राज्यों की सहमति या फिर सहमति के बिना उसका राज्य क्षेत्र परिवर्तित कर सकता है, ये याद रखेंगे। सहमति के बिना, सहमति के साथ भी, लेकिन सहमति नहीं दे रहा है राज्य, तो कोई बात नहीं, बिना उसकी सहमति के भी संसद यह कर सकती है। दूसरा कह रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सभी संघ राज्य मतलब कि यूनियन टेरिटरी क्षेत्र, ये राष्ट्रपति के अभिकर्ता मतलब कि एजेंट्स के रूप में कार्य करते हैं और इन्हीं के द्वारा प्रशासक व प्रशासित होते हैं। और संविधान का आर्टिकल 239 इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वह प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए, मतलब किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि राष्ट्रपति ठीक समझता हो। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? तो ये हो जाएगा सिक्किम था। कौन से? तो ये था 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब? 1974। डेट याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो सिक्किम था, पहले सिक्किम को भारतीय संघ का सह राज्य बनाया गया, ठीक है, लेकिन फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कब किसका गठन हुआ था ये बताना है। तो यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसका गठन
यही पहला ऐसा स्टेट होता है जिसका गठन भाषाई आधार पर होता है। किसका? आंध्र प्रदेश का। तो ये याद रखेंगे। कब होता है? 1953 में। हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 1971 में। ठीक है, 1971 में क्या होता है? रामसर कन्वेंशन होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? ईरान में। तो इसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हरियाणा की। तो इसका पुनर्गठन कब होता है? 1966 में। कब? 1966 में। और अब हम बात करेंगे सिक्किम की, तो हो जाएगा 1975 में। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है? आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, देन हरियाणा, देन हिमाचल एंड देन सिक्किम। तो 1 3 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन निम्नलिखित राज्यों के सृजन का, नेक्स्ट है अगेन निम्नलिखित राज्यों के गठन के आरोही क्रम में लगाना है हमें। ठीक है, 1 2 3 4 के ऑर्डर में लगाना है। तो हरियाणा का गठन कब होता है? अभी हम लोगों ने देखा 1966 में। ठीक है, सिक्किम का गठन कब होता है? 1975 में होता है। और यदि हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड का गठन कब होता है? 1963 में। और मेघालय की यदि हम बात करें तो मेघालय का पुनर्गठन कब होता है? तो ये होता है 1972 में। कब? 1972 में। और 1972 में क्या आता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगेन प्रमुख राज्य और उनसे जुड़े और उनके गठन वर्ष है। तो सिक्किम का गठन कब होता है? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। कब? 1987 में। 1986 में क्या आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो उसी के एक साल बाद होता है अरुणाचल प्रदेश का गठन। तो हम लोग जो सन है, जो ईयर है, उनको ऐसे ही रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ है एंड देन झारखंड है। छत्तीसगढ़ सी से स्टार्ट होता है अल्फाबेट में और झारखंड जे से। तो सबसे पहले क्या आता है? छत्तीसगढ़ आता है। तो इससे याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का गठन पहले होता है, झारखंड का गठन बाद में होता है। नेक्स्ट है जो बम्बई था, इसको गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। तो ये सबसे पहला स्टेट होता है जिसका सबसे आज़ादी के बाद पहली पुनर्गठन किया जाता है। तो ये हो जाएगा 1960 में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, इसका प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। तो कथन बिल्कुल सही है। तो कथन तो बिल्कुल सही है। यदि हम कारण की बात करें, कारण ये कह रहा है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है। यदि हम व्याख्या की बात करें और यदि हम बात करें इसकी व्याख्या करने की, तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, इसका प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, क्योंकि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो जो कथन है ये भी सही है, कारण भी सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। और याद रखेंगे कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? वो निहित होती है प्रेसिडेंट में, अंडर आर्टिकल 53। नेक्स्ट चैप्टर है सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था? तो ये क्या था? 11 दिसंबर 2019 को। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर को, राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर को अपनी स्वीकृति दी थी। ठीक है, इसी के साथ 10 जनवरी 2020 से यह लागू होता है। कब? 10 जनवरी 2020 से। और इस एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2014 या फिर उससे पहले के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी भारत आए हैं, कौन कौन से 6 समुदाय? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी तथा ईसाई, इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कब से? 31 दिसंबर 2014 के पहले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे के बाहर नहीं है? पूछा है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है, यहाँ पे इनर लाइन परमिट की व्यवस्था लागू है। मतलब कि यहाँ पे जो नागरिकता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कहाँ कहाँ नहीं लागू होंगे? तो ये याद रखेंगे अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर। ठीक है, और सिक्किम बसता कौन है पूर्वोत्तर राज्यों में? सिक्किम बसता है, असम बसता है, त्रिपुरा बसता है। इनके अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन कानून लागू होंगे। मतलब कि जो ये राज्य हैं, ये पूर्णतः नागरिकता संशोधन विधिनियम के दायरे से बाहर नहीं है। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो ये हो जाएगा भाग 2। आर्टिकल कितना है? 5 से लेके 11 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये है पार्लियामेंट।
तो यदि हम बात करें नागरिकता की, तो जो संसद है ये नागरिकता के अर्जन मतलब ग्रहण करने के लिए नियम बना सकती है। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है। और ये कौन से भाग में है? ये है भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और नागरिकता के अर्जन के लिए जो शर्त होंगी उनको नियत करने का अधिकार भी भारतीय संसद को ही है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग किस आधार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है? जन्म से, वंश के, परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा व भूमि विस्तार के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 11। किसको शक्ति है ये संसद को शक्ति है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता की कौन सी विशेषताओं में से कौन सा सही है? बात कर रहा है कि भारत में जो नागरिकता है मतलब कि सिटीजनशिप है, इनमें से कौन सा एक सही है? राज्य तथा राष्ट्र की क्या दोहरी नागरिकता है? बिल्कुल गलत है ये। क्या यूपी की अलग और इंडिया की अलग नागरिकता है? बिल्कुल गलत है ये। राज्य की एकल नागरिकता है? ये भी सही नहीं है। पूरे भारत की एकल नागरिकता है, मतलब कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ क्या है? भारत के नागरिक हैं। ये नहीं कि यूपी की अलग नागरिकता है और भारत की अलग। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। और एकल नागरिकता का प्रावधान लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या, मतलब कि एक व्यक्ति है जो भारत का है, ठीक है, भारत का नागरिक है, भारत का सिटीजन है, वह अपनी सिटीजनशिप खो देगा। किस प्रकार से खो देगा? तो यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग दे, बिल्कुल सही है। यदि भारतीय नागरिक भारतीय नागरिकता को त्याग देता है तो वो भारत की नागरिकता खो देगा, बिल्कुल सही है। या फिर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। तो यदि कोई इंडिया का सिटीजन है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो वो क्या करेगा? भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक उसकी समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी? तो यह भी हम लोगों ने देखा क्योंकि भारत में है एकल नागरिकता का प्रावधान। तो जो भारत का नागरिक होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही देश का नागरिक होगा, ठीक है, वो दो देशों से, उसके पास दो देशों की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी देश के नागरिक से विवाह करने से उसकी नागरिकता नहीं समाप्त होगी। सरकार की आलोचना करने से बिल्कुल भी नहीं, लोग कितनी आलोचना करते रहते हैं। तो इसका सही होगा फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल राइट से जुड़े क्वेश्चन है, जिसमें पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? यूएसए के संविधान से। और मौलिक अधिकार में कहा गया कि संविधान का आर्टिकल 19(1)(g ये भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या फिर व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। बिल्कुल सही है। जो भारत का नागरिक है वो कोई भी पेशा चुन सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है और अपने अधिकार, और ये उसका राइट है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो वो चाहे तो कोई भी पेशा चुने, कोई भी व्यवसाय करे, कोई भी व्यापार करे। तो ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी में। बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा, आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी के अंतर्गत ही जो मादक द्रव्य होते हैं, ठीक है, इनके व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोई भी पेशा या व्यवसाय तो चुन सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मतलब मादक द्रव्य के व्यवसाय को चूज करें। तो मादक द्रव्य के व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं। आप कोई भी व्यवसाय चूज कर सकते हैं, लेकिन जो मादक द्रव्य पदार्थ होते हैं इनके व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 20 क्या बात करता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 22 क्या बात करता है कि कुछ मामलों में, सभी नहीं, कुछ मामलों में हिरासत और नज़रबंदी से भी संरक्षण है। और आर्टिकल 26 ये बात करता है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, ये कहा गया था स्टेटमेंट किसके द्वारा? ये कहा गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। और ये पीसीएस के 2021 में पूछा गया है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन आर्टिकल्स के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बताना? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के तहत है कि विधि मतलब जो कानून होगी, कानून के पास, कानून के समक्ष सभी को समान अवसर है, समता का अधिकार है, ठीक है। लोक नियोजन मतलब कि जो नौकरियों में भी अवसर की समानता है, 16 ये भी सही है। अस्पृश्यता का अंत होगा, ये भी सही है, 17 मतलब कि व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये भी है आर्टिकल 17, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किया गया।
शिक्षा का अधिकार ये 18 में नहीं है। 18 बात करता है उपाधियों की अंत को, ठीक है, उपाधियों के अंत की बात करता है आर्टिकल 18। शिक्षा का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21 क्लॉज ए में। किस में? 21 क्लॉज ए में। और इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल। कानून के समक्ष समानता भी है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये राज्य सुनिश्चित करे कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तो ये किस में आता है? ये आता है DPSP में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। किस में है? आर्टिकल 19 ग में है, ठीक है। और DPSP भाग 4 के आर्टिकल 39 घ ये बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन की। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, तो ये कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते, गलत है ये। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, ऐसा भी सही नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा पर भी नहीं निलंबित हो सकते, लेकिन यदि आपातकालीन स्थिति होती है तब निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें आपातकाल की, तो आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान जो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इनके प्रवर्तन का निलंबन प्रावधान करता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 क्या बात करता है? 20 अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण तथा 21 तो बात कर रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने के अधिकार को, ये निलंबित नहीं किया जा सकते। और किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये कहा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। तो यदि भारत में आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं एक्सेप्ट 20 and 21। और ये व्यवस्था है आर्टिकल, और ये व्यवस्था दी गई है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। तो संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर? तो ये है आर्टिकल 359। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता? तो बिल्कुल जीवन जीने का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के भिन्न व्यवहार कर सकता है। असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, लेकिन ये कब? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से। बिल्कुल कथन सही है। और कारण ये कह रहा है कि समान लोगों में विधि, मतलब कि कानून भी समान होगी और समान रूप से प्रशासित भी की जाएगी। तो इसका कारण भी सही है। और ये जो कारण है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो संविधान की उद्देशिका, मतलब कि प्रियम्बल में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। किसमें है? प्रियम्बल में है। इसमें कहा गया है, इसका मतलब यह है कि राज्य, यदि राज्य अक्षम लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, कौन? राज्य कर सकता है। और ये किसमें है? आर्टिकल 15(4) तथा 16(4) में इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 14 क्या बात करता है? ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समता है, मतलब कि विधि, कानून के सामने सभी समान होंगे, लेकिन इसका मतलब समानता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? समानता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समान स्तर के लोगों के साथ समान व्यवहार होगा, ठीक है। इसीलिए समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित भी की जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, ये बात करता है सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, फंडामेंटल राइट है। कितने से कितने आयु वर्ग की बात करता है? ये करता है 6 से लेके 14 आयु वर्ग के लोगों की। तो ये संविधान में पहले उल्लेखित नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। नेक्स्ट है, पहला कह रहा है कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, ये संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल सही है, एक प्रकार की हिंसा ही तो है और ये सबसे इसका खराब रूप है, ठीक है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, ये भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। यदि हम व्याख्या की बात करें तो जो अस्पृश्यता है इसके आधार क्या है? ये धार्मिक स्वीकृति है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यह संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप भी है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कह रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 ये अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। बिल्कुल सही है, जो आर्टिकल 30 है ये अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता भारतीय संविधान में। बिल्कुल करेक्ट कहा गया है कथन। और कारण ये कह रहा है कि जो संविधान है केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को ही मान्यता देता है।
तो जो हमारा संविधान है, मतलब जो भारतीय संविधान है, ये केवल किसको किसको भारतीय और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। कारण भी सही है, लेकिन यदि हम व्याख्या की बात करें तो जो भारतीय संविधान है वो केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता देता है, इसीलिए अल्पसंख्यक वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों करेक्ट हैं लेकिन इंडिविजुअल रूप से। तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यदि हम बात करें आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की, तो इसमें कहा गया कि धर्म या फिर भाषा पर आधारित जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी रुचि की शिक्षा, जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना व प्रशासन का भी अधिकार है, और जो संविधान है वो केवल भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को ही मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट है रिट दी गई है, रिट के बारे में बताना है कौन सी रिट का क्या अर्थ है। और रिट की यदि हम बात करें तो ये हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए ये व्यवस्था है रिट जारी करने की, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये भी, या फिर सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये संबंधित है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32, तथा हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। तो ये आर्टिकल भी याद रखेंगे। तो रिट कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। पंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध तथा अधिकार परीक्षा। और यदि पंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो इसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। और परमादेश की बात करता है आदेश दे रहा, ठीक है, आदेश, परमादेश आदेश, ठीक है। वी कमांड, कमांड मतलब क्या होता है? आदेश देना, तो याद रखेंगे। प्रतिषेध करना किसी भी चीज़ की, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होगा। और अधिकार परीक्षा की बात करें तो ये है, इसका अर्थ होगा कि बाई व्हाट अथॉरिटी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है? 17 बात करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है। और यदि हम बात करें 24 की, तो ये बात करता है कि बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की। इसके अंतर्गत 14 वर्ष या फिर उससे कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या फिर किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात करता है बाल श्रम पर, ठीक है। 24 बात करता है बाल श्रम पर और 23 बात कर रहा है बालाद श्रम पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत 17 में है। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ये 23 नहीं है। 23 तो बात करता है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत बालाश्रम पर रोक की। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये है 29 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूलाधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसमें दिए गए जो मूल अधिकार है उसमें उसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। किसमें? भाग 3 में। क्योंकि इसके संशोधन की प्रक्रिया क्या है? जटिल है। और यह आर्टिकल 13 से स्पष्ट होता है। और मूल अधिकारों व फिर नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर यह है कि जो मूल अधिकार है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता प्राप्त है, सामाजिक समानता भी प्राप्त है, अवसर की समानता भी है, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं करता है भारतीय संविधान। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समानता तो भारतीय और सभी नागरिकों को प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी सभी को प्राप्त है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 ये भी सभी को प्राप्त है। लेकिन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी भी आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और ये है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 तथा 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। जो बाकी अधिकार हैं भारतीय तथा विदेशी सभी को प्राप्त है। तो इसमें ये पांचों याद रखेंगे, 15, 16, ठीक है। कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30। कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30। 19 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 29 आएगा, और +1 30। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं शामिल है? तो समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी, लेकिन विरोध करने का अधिकार नहीं शामिल है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार हैं जो कि भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, मतलब कि सभी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता तो सभी को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता तथा चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भारत में सभी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कह रहे कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, गलत है ये तो। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, तो पहले से सामाजिक समानता नहीं थी। सामाजिक समानता ये संविधान में प्रत्याभूत है, तो ये बिल्कुल सही है और ये पहले से नहीं विद्यमान थी। और यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो इनमें सामाजिक समानता की बात करता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। भारतीय संविधान में निम्नलिखित आर्टिकल्स में से कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 16(1) तथा 16(2). तो इसमें यह कहा गया कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या फिर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर की बात करता है, ठीक है। और 16(2) बात करता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन हो या फिर पद हो, उसके संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को अपात्र नहीं ठहराया जाएगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा। और आर्टिकल 16(4) क्लॉज ए और 16(5) ये तीनों क्या है, ये सभी अपवाद हैं। इसमें कहा गया है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए समाज के जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। मेनली ये आरक्षण की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 14 तथा 16। और 1974 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के पहले भारत के संविधान में नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में समाजवाद शब्द को जोड़ा जाता है, ठीक है, भारत के संविधान में प्रियम्बल में जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 जो कि बात करता है उपाधियों के अंत की। इसके बारे में क्या सही नहीं है, तो जो नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, उपाधि नहीं लेगा, ठीक है। कोई भी जो नागरिक है, जैसे कि पहले की उपाधियां क्या होती थी, महाराजा धीराज के राजा हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हो गई, एक तरह की उपाधियां हो गई। तो एक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है, वह राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए चाहिए होगी राष्ट्रपति की सहमति। तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि राज्य विद्या या फिर सैनिक विशिष्टता के लिए कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, इसका तीसरा सही नहीं है। तो इसमें तीसरा ही सही नहीं है और सही नहीं ही पूछा था। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो नैसर्गिक न्याय का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार भी, गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार, लेकिन असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार देता है कि समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार, ठीक है, परिस्थितियां समान होंगी तभी समानता का अधिकार की बात करता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत क्या है, तो समता के अधिकार के अंतर्गत है कि विधि के समक्ष समानता होगी और विधि के समान संरक्षण भी होगा। सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का भी निषेध होगा और जो शिक्षण संस्थाएं होंगी, साथ ही सरकारी पद पर समाज के दुर्बल वर्ग, जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए स्थानों और पदों का आरक्षण भी दिया जाएगा। ये सभी निहित हैं समता के अधिकार के अंतर्गत, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है संविधान का आर्टिकल 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है। तो आर्टिकल 14 क्या बात करता है, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। तो कानून के समान संरक्षण का अर्थ क्या है, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, ये कानून के समान के संरक्षण नहीं संबंधित है, पहला गलत हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण का मतलब है कि न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार होगा सभी को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बिल्कुल दूसरा बिल्कुल सही है, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे और समान अपराधी के लिए भिन्न या उच्च दंड भी नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका तीसरा भी सही है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि दो व्यक्ति हैं, दोनों ने अपराध किया है, तो दो में से
किसी के साथ इसलिए भेदभाव या फिर उसे उच्च दंड या फिर अलग तरीके का उसे दंड इसलिए नहीं दिया जाएगा कि वह किसी अलग जाति या फिर किसी अलग धर्म से आता है। तो ऐसी भी व्यवस्था हमारे संविधान में है कि समान अपराध, यदि एक अपराध किया गया है तो सजा भी एक समान ही मिलेगी, ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा भी सही है। फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी का मतलब है कोई भी, ठीक है, किसी भी उच्च वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। और चौथा बात करता है कि कानून के समक्ष जाति या फिर वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। तो ये भी बिल्कुल सही है, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। तो इसके चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, ये 4 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया। कौन कौन से आर्टिकल? ये हैं आर्टिकल 19 से लेके 22। 19 से लेके मतलब 19, 20, 21 और 22। 21 तो बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन जीने के अधिकार से ही संबंधित है। नेक्स्ट है यदि किसी को बंदी बनाया गया है तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा किस आर्टिकल से है? तो ये है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 क्या बात करता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका जो गिरफ्तारी का कारण है, उसका मतलब जो गिरफ्तारी है उसने किसे किस वजह से गिरफ्तार किया गया है उससे जल्द से जल्द अवगत कराना, ठीक है। और उस व्यक्ति को उसकी पसंद का कोई भी व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित भी नहीं रखा जाएगा। मतलब कि जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे किसी से भी परामर्श करने का, किसी भी लॉयर से किसी से भी परामर्श करने का, अपनी रक्षा करने का अधिकार है, इससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को आर्टिकल 21 से यदि हम मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा विदेश यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट है निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह आर्टिकल 22 में है, बिल्कुल सही है। एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि हिरासत में लिया गया तो उसे 3 माह तक रोक सकती है। तो इसका दूसरा भी सही है। यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार दिया गया था। तीसरा गलत है। निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं, ये भी गलत है। जिसे गिरफ्तार किया गया है वो उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है, उच्च न्यायालय भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसका सही केवल सही है 1 और 2। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने माह तक? तो 3 माह तक, बस 3 माह से ज़्यादा नहीं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर कौन कौन सी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिकल 21। इसका मतलब है उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत वंचित रखा जा सकता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21 जो कि जीने के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? निवारक निरोध बात करता है आर्टिकल 22 और ये किस में आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो कि 19 से 22 के बीच में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है? शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है तो ये है बच्चों के विरुद्ध तथा स्त्रियों के विरुद्ध। तो इसका हो जाएगा 1 और 2। तो आर्टिकल 23 बात करता है कि भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार, ठीक है, जो मानव की खरीद फरोख्त होती है तथा जो बलात् किया जाता है उसके श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, ठीक है। और इसी के साथ आर्टिकल 24 क्या बात करता है कि कारखानों, खदानों और किसी भी परिसंकटमय कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका लक्ष्य था कि शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना। किन बच्चों के लिए? तो ये प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए था। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। जो सिख होते हैं उनको कृपाण धारण करने और रखने की भी स्वतंत्रता है। और जो राज्य हैं इनको समाज सुधारक विधि निर्माण करने का भी अधिकार है। जो धार्मिक निकाय हैं इनके लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 गलत है, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन। एक केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और इसके निर्णय के परिणाम स्वरूप कौन से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था इस निर्णय में? तो इसमें संशोधित किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल करेक्ट है ये तो। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, मतलब जरूरी है। अपरिहार्य मतलब क्या हुआ, ये जरूरी है। तो इसका कारण भी सही है। तो यदि हम व्याख्या की बात करें तो समाज में जो शिक्षा का अधिकार है वो विकास के अधिकार के लिए जरूरी है, इसीलिए मतलब ये जो शिक्षा का अधिकार है समाज में जरूरी है, इसीलिए जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार क्या है, एक फंडामेंटल राइट भी है। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। और ये आर्टिकल 21 क्लॉज ए में ये व्यवस्था की जाती है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्य। ठीक है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आया था, इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन लेती है या फिर न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को तथा आर्टिकल 226 की हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। इसके द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया है और मूल अधिकार के प्रवर्तन संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? तो ये हो जाएगा मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी मामले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रिट का अर्थ है कि दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? तो दावा की वैधता, जो भी किसी व्यक्ति ने किसी भी चीज़ के लिए दावा किया है तो उसकी वैधता मतलब कि उसकी वैलिडिटी की जांच पड़ताल करना, ये कौन से आर्टिकल से, ये कौन से रिट से संबंधित है? तो ये हो जाएगी अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा मतलब कि को वारंटो। इसके द्वारा जो न्यायालय है ये लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति है उसने किसी भी चीज़ पर अपना दावा किया है तो उसके दावे की वैधता की जांच करता है, और यदि उसका दावा सुआधारित नहीं होता है तो उसको इससे निष्कासित कर देता है। ठीक है, और ये विशेषकर लोक पद धारण करने वालों के लिए है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक जो संपत्ति का अधिकार क्या है? ये एक वैधानिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो अब संवैधानिक अधिकार और अब संपत्ति का अधिकार भाग 12 अध्याय 4 आर्टिकल 300A के तहत है, जो कि एक सांविधिक या फिर वैधानिक या फिर एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? वैधानिक या फिर कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ये कर सकती है पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 368 के तहत जो पार्लियामेंट है इसके दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक मतलब कि अलग अलग, राज्यसभा के अलग, लोकसभा के अलग, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत मतलब प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत या फिर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम कितना? 2/3, यही होगा विशेष बहुमत। इससे पारित विधेयक के द्वारा ही मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये कहा गया था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य, और इसमें 11 न्यायाधीशों की पीठ थी। 1967 में ये मामला आता है, तो ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। कानून के समक्ष बराबरी आर्टिकल 14, धर्म पालन करने की भी स्वतंत्रता लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है DPSP मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में कौन सा एक महत्वपूर्ण तथ्य है? तो कह रहे हैं कि संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती। बिल्कुल गलत। अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 368 के तहत विशिष्ट बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। ये निरपेक्ष तथा अमर्यादित है, ये भी गलत है।
ये केवल नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ये नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ये संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी की शक्ति से ऊपर है मौलिक अधिकार, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है संविधान के आर्टिकल 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित में से किसके बारे में सही है? तो आर्टिकल 12 में जो दी गई है राज्य की परिभाषा, ये संविधान के केवल भाग 3 और 4 के संबंध में सही है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य, राज्य में क्या शामिल नहीं है? तो राज्य में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी शामिल होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम भी शामिल होगा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल होगा, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज मतलब कि संवैधानिक और संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान राज्य में नहीं शामिल होगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के असंगत या फिर उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस आर्टिकल के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? ये हो जाएगा आर्टिकल 13, रिपीटेड क्वेश्चन है। और आर्टिकल 11 क्या है? इसमें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय से संबंधित है। 12 बात करता है राज्य की परिभाषा तथा 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का जो अधिकार है ये किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध, प्रक्रियात्मक विधि के विरुद्ध, अधिष्ठायी विधि के विरुद्ध, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इन सभी के विरुद्ध। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है, तो ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के तहत। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यदि बात करें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये प्रेस की स्वतंत्रता में शामिल है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसमें कोई भी व्यापार या फिर कारोबार करने का अधिकार शामिल है। समता के अधिकार के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत शामिल है, लेकिन अधिकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत दिवस के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं शामिल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वेंकटरमन बनाम मैसूर राज्य का वाद आया था, तो वेंकटरमन बनाम मैसूर राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मंदिर दिन रात पूजा के लिए खुला ही रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसकी व्याख्या ऋजु न्याय संगत और विचित प्रक्रिया के रूप में की थी? तो ये किया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ में। कब? 1978 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्तंभ है, मतलब रिट है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो यह अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो किसी एक भारतीय नागरिक के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित होती है? तो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी न्यायालय या फिर न्यायालयों में से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में दी जा सकती है। नेक्स्ट है यदि लोकपद के अनुचित ग्रहण का सुधार निम्नलिखित में से कौन सी रिट या फिर याचिका के द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। इसका अर्थ क्या है? प्राधिकृत या फिर वारंट के द्वारा। जो अधिकार परीक्षा है इसे न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है, किसी अधिकार परीक्षा को। साथ ही यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा लोक कार्यालय के जो अवैध अनाधिकार है इसके ग्रांट्स को रोकता है। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कब आया था? तो यह आया था 16 क्लॉज 4 में। कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? तो हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन कौन से? 20 और 21, ये निलंबित नहीं होंगे आपातकाल में भी। नेक्स्ट है कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार होता किसको है? तो ये होता है संसद को। नेक्स्ट है मैंडामस, जो कि एक रिट है, मतलब कि परमादेश। इस याचिका में जो मैंडामस होता है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? हम आदेश देते से हैं, और यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारी, किसको? सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन करेगा जो मौलिक अधिकार है निरपेक्ष नहीं है, बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, तो कारण भी सही है। और जो मौलिक अधिकार है ये न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, इसीलिए मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आवास समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया। तो राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे सरदार जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर तथा अल्पसंख्यकों की उप समिति एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो राज्य या लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये किसका कार्य है? राज्य का है। तो ये किस में है? ये है आर्टिकल 38 में। तो इसका पहला ही सही नहीं है। और राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व ये बात करता है आर्टिकल 39 की। और आर्टिकल 43 ये बात कर रहा है सहकारी समितियों के संवर्धन की। तथा 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, आर्टिकल 51। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा आर्टिकल राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 43A। और इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व शामिल हैं? तो ये है भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। साथ ही यदि हम बात करें नीति के निर्देशक तत्वों की, तो ये अप्रवर्तनीय है। और नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है, मूल कर्तव्यों में भी शामिल है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा डीपीएसपी के आर्टिकल 48 क्लॉज अ बात करता है राज्य जो है वो देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 51A क्लॉज जी बात करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव शामिल है, इनकी रक्षा करना और इनका संवर्धन करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार ये सुनिश्चित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तथा प्रस्तावना में भी शामिल है। नेक्स्ट है नीति के निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इन्हें विभाजित किया गया है समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी तथा गांधीवादी। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य, इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो शामिल है नीति के निर्देशक तत्व में। एक राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? कि जो कमजोर वर्ग होंगे उनके कल्याण का प्रबंधन करना। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी शामिल है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना भी शामिल है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, मतलब कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना शामिल नहीं है डीपीएसपी में। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है डीपीएसपी में आर्टिकल 39 घ बात करता है और ये आर्थिक अधिकार के लिए एक विधिक मांग की बात करता है। तो आर्टिकल 39 घ में राज्य के ऊपर यह दायित्व है कि पुरुष और स्त्री दोनों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समान पारिश्रमिक एक्ट 1976 से लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो आर्टिकल 20 बात करता है फंडामेंटल राइट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी फंडामेंटल राइट है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 का बात करता है डीपीएसपी। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशक तत्व है? तो हो जाएगा समान कानून सहायता। और आर्टिकल 44 ये बात करता है कि जो राज्य है ये भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो ये राज्य वो देश के पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन का प्रयास करेगा, आर्टिकल 48 क्लॉज ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? तो इसमें मद्य निषेध नीति निर्देशक में आता है, लेकिन बाल श्रम, बालाश्रम और अस्पृश्यता ये तीनों ही फंडामेंटल राइट है, तो इसका हो जाएगा ओनली ए। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो ये हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा की बात नहीं करता। तो डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी में प्रौढ़ शिक्षा नहीं है। इसमें है आर्टिकल 43 ये कामगारों के निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। आर्टिकल 39 का बात करता है समान न्याय होगा और निःशुल्क विधिक सहायता होगी।
आर्टिकल 45 बात करता है कि आरंभिक शिशुत्व देखरेख के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा भी दी जाएगी। जो आंगनवाड़ी व्यवस्था है वो आती है आर्टिकल 45 के तहत ही। और कामगारों के निर्वाह मजदूरी, ये जो आर्टिकल 43 है इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसमें आएगा मनरेगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, बिल्कुल सही है। जीविकोपार्जन है तो पर्याप्त साधन का समान अधिकार भी होना चाहिए, लेकिन अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं शामिल है, ये तो फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों डीपीएसपी में शामिल है, लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये तो अभी हम लोगों ने देखा, ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डीपीएसपी से कौन सी संबंधित नहीं है? तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता शामिल है। नागरिकों के लिए समान कानून संहिता मतलब कि समान कानून होंगे नागरिकों के लिए। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण भी शामिल है, लेकिन राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध ये शामिल नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएंगे राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है डीपीएसपी में। आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? तो सभी नीति के निर्देशक तत्व, लेकिन इनमें से कौन गांधी से संबंधित है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है? तो जो गांधी जी चाहते थे वो त्रिस्तरीय की बात करते थे, स्वस्थानीय स्वशासन की बात करते थे, ग्राम पंचायतों के गठन से बात करते थे। तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 यही बात करता है गांधी के दर्शन से। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत जो ये हैं ये धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन कारण की बात करें तो ये राज्य को कोई भी विधायनी शक्ति प्रदान नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। ये राज्य को विधायनी शक्ति प्रदान करते हैं डीपीएसपी, तो इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में स्टेटमेंट दिया है। कह रहा है कि देश के शासन में ये मूलभूत महत्व के हैं, बिल्कुल सही है। न्यायालयों के द्वारा ये लागू नहीं कराया जा सकते, जैसे कि फंडामेंटल राइट को लागू कराया जा सकता है। कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति के निर्देशक ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह विधि के निर्माण में यदि भी कोई भी कानून बना रहा है तो उनका सम्मान करे, तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस नीति के निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो हो जाएगा आर्टिकल 39 ब तथा स में उल्लेखित नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ब स में बात करता है, तो ये आर्टिकल बात करते हैं समाजवादी समाज की स्थापना के भारतीय संविधान के उद्देश्य पर आधारित है और इसीलिए इसे मूल अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद है इससे संबंधित? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 38 क्या बात करता है कि राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का उल्लेख है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ ही प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर व आर्थिक समानता भी स्थापित करे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत बताना है? तो मूल कर्तव्य जो है ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा, पहला तो बिल्कुल गलत है। मूल कर्तव्यों को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में ऐड किया जाता है। जो मूल कर्तव्य हैं ये मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, यह तो सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं, ये भी सही है। आर्टिकल 51A प्रत्येक नागरिक को 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो इसका चौथा भी सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है। यदि हम बात करें आर्टिकल 51 क्लॉज ए की, तो ये सिर्फ 10 नहीं, ये 11 मूल कर्तव्यों की बात करता है। 11वां मूल कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किसको डीपीएसपी को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? हो जाएंगे केटी शाह। नेक्स्ट है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो कि संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आ गया था ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को लागू करने के लिए लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आर्टिकल 43। और जो मनरेगा है इसे 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये सम्मिलित है, ये भी डीपीएसपी में शामिल है आर्टिकल 50 के तहत।
कौन सा निदेशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया, तो हो जाएगा मद्य निषेध का कार्यान्वयन, आर्टिकल 47। तो जो गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट में मद्य निषेध लागू करती है, किसी के तहत मद्य निषेध आर्टिकल 47 के तहत ही बिहार गुजरात में शराब को बंद किया गया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल को हम लोग योजनाओं से यदि रिलेट करेंगे तो बहुत इजी याद हो जाएंगे, योजनाएं भी याद हो जाएंगी, आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति के निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था, तो हो जाएंगे मुफ्त कानूनी सहायता, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। और आर्टिकल 39 की बात करें, यह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये हो जाएगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राज्यों के नीति के निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है, तो इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा जाता है। पर्यावरण की रक्षा जो कि 48 क्लॉज ए है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, लेकिन आय और ओहदों की असमानता को कम करना ये नहीं शामिल है, इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें से पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी। और यदि बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51 क्लॉज ए में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। लेकिन ये याद रखेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। और 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शामिल किया जाता है। इसमें यह कौन सा मूल कर्तव्य है, तो इसमें जो माता पिता होंगे इनका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाए। और प्रेजेंट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और स्थानों की रक्षा है, ये है आर्टिकल 49 जो कि DPSP में है, ना कि मौलिक कर्तव्य। और यदि बात करें मूल कर्तव्य की, तो ये USSR मतलब कि रसिया से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रीय गीत का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये तो शामिल है। लेकिन स्मारक और सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण ये नहीं शामिल, ये है DPSP में। तो ये क्वेश्चन PCS 2022 में भी पूछा गया था और RO और 2021 में भी पूछा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है, तो देश की रक्षा करना व राष्ट्र की सेवा करना, हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रखना, ये तीनों तो शामिल है फंडामेंटल ड्यूटी में। लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन नहीं शामिल है, ये है आर्टिकल 40 के तहत DPSP। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य एक नहीं है, तो PCS का 2021 में पूछा गया है। तो इसमें जो आम चुनाव में मतदान करना है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है, तो देश की रक्षा करना शामिल है, आयकर अदा करना नहीं शामिल इसमें मौलिक कर्तव्य में, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, इसमें हो जाएगा 1st, 3rd और 4th शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में नहीं शामिल है, तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना तथा हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना तो शामिल है। लेकिन अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, इन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, इसका पहला ही सही नहीं है, क्योंकि परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो इसका पहला ही सही नहीं है। तो यदि बाकियों की बात करें तो इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इन्हें अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग भी किया जा सकता है तथा किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है तथा किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना ये संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। तो बाकी तो मूल कर्तव्य हैं, लेकिन ऑप्शन ए ही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त तो नहीं है, क्या नहीं प्राप्त है, तो इसे राजनीतिक अनुशक्ति प्राप्त है, नैतिक अनुशक्ति प्राप्त है, सामाजिक भी प्राप्त है, लेकिन कानूनी अनुशक्ति नहीं प्राप्त। नेक्स्ट है, संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान
का अनुपालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 51 का क्लॉज ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आर्टिकल 51 ग बात करता है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर से बढ़ाना। आर्टिकल 51 क छ बात करता है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। और आर्टिकल 51 क का ज बात करता है ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना। तथा आर्टिकल 50 न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है।